नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा। आपका सवाल और स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। भाई, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको नॉलेज बनी रहे। चलिए आज आइए हम आपको नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बताएंगे भरण पोषण से संबंधित कानून के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि कानून जो कॉन्सेप्ट है वो किन किन प्रावधानों में दिया गया है। भरण पोषण का जो संबंधित कानून है किन किन कानूनों में या किन किन एक्टों में दिया गया है। तो पहला हम शुरुआत कराते हैं। पहला जो प्रोविजन दिया गया है वो दंड प्रक्रिया की सहायता 125 CRPC में दिया गया है। इसी का दूसरा प्रोविजन जो दिया गया है वो हिंदू दत्तक और भरण पोषण कानून 1950 की धारा 1818 से सेक्शन 23 तक दिया गया है। वो हिंदू दत्तक भरण पोषण कानून में दिया गया है। अगला प्रोविजन जो दिया गया है वो हिंदू विवाह कानून 1955 की धारा 2425 में दिया गया है। और तीसरी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून 2005 की धारा 20 में भी दिया गया है। और माता पिता नागरिकों के लिए भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में भी इसका प्रावधान दिया गया है। इसमें सीधे सीधे मैं आपको पहले ले चलता हूं आपको स्टार्टिंग में। आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रति कमजोर वर्ग को मुफ्त और उचित न्याय कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए विधि सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता, साक्षरता विधिक सहायता के स्तंभ हैं। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हालसा कानूनी जागरूकता साक्षरता के लिए प्रयासरत है। ऐसी सभी राज्यों में अलग अलग विधिक सेवाएं प्राधिकरण जारी हैं और वे अपने अपने राज्यों में गरीबों को निःशुल्क विधिक राय देने के लिए प्राधिकरण बनाए गए हैं और विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण बनाए गए हैं, जिसमें उन्हें विधिक परामर्श दिया जाता है, निःशुल्क विधिक परामर्श दिया जाता है। इसमें घरेलू संबंधों को निभाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटी, वृद्ध माता पिता, विधवा बहू का भरण पोषण का हक विभिन्न कानूनों द्वारा संरक्षित किया गया है। भरण पोषण में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, उपचार के प्रावधान शामिल हैं। यानी स्पष्ट रूप से हम मान लें कि जो कानून है भरण पोषण का, उसमें किन्हें किन्हें संरक्षण दिया गया है। पत्नी को दिया गया है, नाबालिग बच्चों को दिया गया है, अविवाहित बेटी को दिया गया है और वृद्ध माता पिता और विधवा बहू को भरण पोषण का हक प्रदान किया गया है विभिन्न कानूनों में विभिन्न तरीके से। अब बात आती है भरण पोषण में होता क्या है। भरण पोषण में वस्त्र आते हैं, आवास आता है, चिकित्सा के उपचार से संबंधित प्रावधान आते हैं। इसमें एक बात और कही गई है कि बालिग बच्चे भी आते हैं यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है अपना भरण पोषण करने में, तब भी इसकी जिम्मेदारी है उसके संरक्षक पर होगी। और एक अविवाहित पुत्री को उसकी शादी से उचित खर्चे का अधिकार है। जो व्यक्ति भरण पोषण का जिम्मेदार है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो दावेदार उसके आश्रित बन जाते हैं, चाहे वह माता पिता, विधवा बहू जिसने दोबारा शादी नहीं की है, अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री, जहाँ तक वह अपने पति, पुत्र या ससुर की संपत्ति से भरण पोषण नहीं पा सकती। भरण पोषण का क्लेम तब उठाता है जब भरण पोषण की जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख और उसका उल्लंघन करता है। भारतीय परिवार की सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेटिंग में पुरुष सदस्य
अपने परिवार का मुखिया होता है, जो अपने परिवार के जीवोपार्जन करता है और अपने परिवार के अन्य सदस्यों का पोषण करता है। यह भी कानून तौर पर संभव है कि पत्नी अपने पति का भरण पोषण करे, अगर वह आर्थिक रूप से उस पर निर्भर है। घरेलू जीवन में बिना किसी औपचारिक मांग के अधिकारों की पूर्ति होती रहती है। मांग और स्थानांतरण का मुद्दा तब उठता है जब उदाहरण के तौर पर पति ने पत्नी का परित्याग कर दिया हो या उसके साथ क्रूरता का व्यवहार होता हो, इस प्रकार उसे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया हो, या पति ने दूसरी शादी कर ली हो या किसी रखैल के साथ रहता हो। अगर पति किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, तब भी पत्नी का पति से अलग रहना उचित माना जाता है और भरण पोषण का अधिकार बना रहता है। घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत औपचारिक शादी के बिना भी यदि औरत का किसी आदमी के साथ शादीनुमा रिश्ता है तो वह भरण पोषण की हकदार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें बताया गया है कि यदि शादी नहीं भी हुई है किसी महिला की किसी आदमी के साथ, लेकिन उनके दोनों के बीच शादीनुमा रिश्ता है, तो वह भरण पोषण के अधिकार रखती है। एक नाजायज नाबालिग बच्चा अपने माता पिता के द्वारा भरण पोषण का हकदार है। एक तलाकशुदा पत्नी भी भरण पोषण की हकदार है यदि उसने दोबारा शादी नहीं की है। मुस्लिम महिलाओं में मामले में सामान्य रूप से भरण पोषण का क्लेम इद्दत की अवधि के दौरान ही होता है। एक फौजदारी न्यायालय के समक्ष भरण पोषण के मामले में अगर मुस्लिम पति फौजदारी अदालत के अधिकार क्षेत्र का विरोध करता है तो पत्नी का क्लेम राज्य वक्फ बोर्ड तय करेगा और भुगतान कराएगा। डिनायल लतीफ़ व सवाना बानो के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला पत्नी इद्दत की अवधि के दौरान भी भरण पोषण की हकदार है अगर उसने दोबारा शादी नहीं कर ली है। भरण पोषण की राशि पक्षों की हैसियत और हालात पर निर्भर करती है और दावेदार की उचित ज़रूरतों, उसका अलग रहने के औपचारिक आर्थिक साधन, अन्य व्यक्तियों की संख्या जो व्यक्तियों प्रतिवादी पर भरण पोषण के लिए निर्भर है, साक्षरता तय भरण पोषण के मामले में जो व्यक्ति भरण पोषण के लिए बाध्य है उसे शुद्ध वेतन से लगभग 20 से 25% का दावेदार है। दंड प्रक्रिया की सहायता 125 के तहत भरण पोषण की याचिका न्यायिक अधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है। जहां परिवार न्यायालय स्थापित हो चुकी है वहां याचिका उन न्यायालयों में दायर की जा सकती है। आवश्यक न्याय शुल्क भुगतान करके दीवानी दावा भी दायर किया जा सकता है। दीवानी कार्रवाई के दौरान प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क भी कराई जा सकती है। भरण पोषण का अधिकार भरण पोषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की संपत्ति के खरीदार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। जिम्मेदार व्यक्ति की संपत्ति के खरीदार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है जब खरीदार को इस क्लेम का नोटिस था जब वह हस्तांतरित बिना किसी लेन देन के हुआ हो। भरण पोषण के आदेश के पालन के लिए बाध्य व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसका वेतन और संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। वर्ष 2007 में एक नया अधिनियम गठित किया गया है। इसके अंतर्गत माता पिता जिनकी अनदेखी हो और संतान विहीन वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का प्रावधान किया गया हो। इस अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की तिथि से 90 दिन के भीतर राहत दिलवाने का प्रावधान है। इन वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार की रक्षा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी की जा सकती है। न्यायाधिकरण दावे को मध्यस्थता के लिए भी भेजा जा सकता है। यह निर्णय स्वयं निर्णय कर सकता है और न्यायाधीश को भरण पोषण के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का अनुदान देने का अधिकार है। दंड प्रक्रिया सहायता 125। इससे कानून के तहत भरण पोषण का अधिकार कौन है, भरण पोषण किस व्यक्ति से मांग किया जा सकता है। पहली बात आ रही है कि भरण पोषण पाने का अधिकारी कौन है।
पत्नी, नाबालिग बच्चे, मानसिक रूप से अपंग वाले बच्चे, माता पिता जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं। अब बात आती है भरण पोषण किस व्यक्ति से मांग की जा सकती है। पत्नी अपने पति से मांग करेगी, बच्चे अपने पिता से करेंगे, मानसिक रूप से अपंग बालक बच्चे पिता से करेंगे और माता पिता जो आर्थिक रूप से हैं वो अपने पुत्र से करेंगे। भरण पोषण की राशि की जो है निश्चित करने के लिए अदालत किन किन कारणों को ध्यान में रखती है। भरण पोषण देने वाले और मांग करने वाले दोनों की आय और संपत्तियां। राशि निश्चित करने के लिए न्यायालय किन कारणों को ध्यान रखती है, ये बात आप समझ लीजिए। भरण पोषण देने और मांगने वाले दोनों की आय और दूसरी संपत्तियां। भरण पोषण देने वाले मांगने वाले दोनों की कमाई के साधन। भरण पोषण मांगने वाले की उचित जरूरतें। यदि दोनों अलग रह रहे हैं तो उचित कारण। भरण पोषण मांगने वाले उचित हकदार की संख्या। वह पत्नी भरण पोषण मांगने के अधिकार नहीं है जो परागमन में रह रही है या वह बिना किसी पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करती है या आपसी समझौते से अलग रह रही है, तो धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण मांगने वाला अपना केस दायर कर सकता है उस जिला मजिस्ट्रेट के पास जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है रहता है या जहां वह उसकी पत्नी रहती है या जहां वह पति पत्नी के साथ रहता था या नाजायज औलाद माता पिता के साथ रहता था। क्या दूसरी पत्नी भी भरण पोषण की दावा कर सकती है। दूसरा विवाह अमान्य होता है, इसलिए दूसरी पत्नी भरण पोषण का अधिकार नहीं होता, किंतु ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों का भरण पोषण का अधिकार है। क्या काम करने वाली महिला भरण पोषण का दावा कर सकती है। पत्नी कमाई करती है, इस तथ्य का भरण पोषण को मान्य नहीं किया जा सकता। पत्नी कमाई करती है, इस तथ्य पर भरण पोषण को मना नहीं किया जा सकता। फिर भी भरण पोषण देने के लिए समय जज द्वारा इस तथ्य पर विचार किया जा सकता है। एक तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है। एक तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है जब वह दूसरा विवाह नहीं करती। तलाकशुदा पत्नी वह भी हो सकती है जिसने अपनी सहमति से तलाक लिया है। किस दिनांक से आदेश प्रचलित होता है। अर्जी की दिनांक से या आदेश की दिनांक से प्रचलित होता है। क्या धारा 125 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला भरण पोषण का दावा कर सकती है। माननीय उच्च न्यायालय ने शबाना बानो के मुकदमे में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार दिया है, परंतु भारत सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को विशेष कानून बनाकर रद्द कर दिया। इस नए कानून के तहत दंड प्रक्रिया की धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी द्वारा भरण पोषण से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान पति आपराधिक न्यायालय के क्षेत्र को चुनौती दे सकता है। इस प्रकार भरण पोषण के मामले का निपटारा मुस्लिम महिला तलाक से संबंधित अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश कैसे लागू किया जाता है। तो धारा 125(3) में तहत कोई आदमी पर्याप्त कारणों के रहित भरण पोषण देने से इनकार करता है और आदेशों का उल्लंघन करता है तो मजिस्ट्रेट उसे पैसे की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है और यदि उस आदमी ने वारंट जारी होने के बाद पूरा या प्रत्येक माह का भत्ता ना दिया तो उसे सज़ा हो सकती है, जो कि 1 माह के भीतर तक हो सकती है या जब तक वह भत्ता नहीं देता। धारा 125 के तहत यदि कोई प्रार्थना पत्र लंबित है तो क्या भरण पोषण देने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट याचिका लंबित होने के दौरान भरण पोषण देने के लिए अंतरिम आदेश पास कर सकता है। यदि कोई आदमी भरण पोषण के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो क्या उपाय हैं। पीड़ित पक्ष उस न्यायालय के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनर्याचिका दाखिल कर सकता है और यह पुनर्याचिका अंतरिम भरण पोषण के आदेश के खिलाफ भी डाली जा सकती है। हिंदू दत्तक या भरण पोषण अधिनियम 1950 की धारा 23 और 18 से 23 तक दी गई। इस तहत के पाने का अधिकार कौन है। धारा 18 में पत्नी,
धारा 19 में विवाहित बहू, धारा 20 में नाबालिग बच्चे और धारा 20 में माता पिता कमज़ोर माता पिता और धारा 22 में मृतकों के आश्रित। इसमें किससे मांग की जा सकती है? पति से की जा सकती है। विधवा बहू अपने ससुर से करेगी, नाबालिग बच्चे माता पिता से करेंगे, वृद्ध कमजोर बच्चे पुत्र पुत्री से करेंगे, मृतक के आश्रित मृतकों के उत्तरदायियों से करेंगे। इसमें भी यही बात कही गई है। भरण पोषण राशि निश्चित रूप से अदालत किन कारणों को ध्यान में रखती है? भरण पोषण मांगने वाले दोनों की कमाई के साधन, भरण पोषण मांग करने वाले उचित जरूरतें, भरण पोषण देने और पाने वाले दोनों अलग अलग रहने का मुख्य कारण, भरण पोषण मांगने वाले की आय और उसकी दूसरी संपत्ति, भरण पोषण मांग करने वाले उचित हकदारों की संख्या। मृतकों के आश्रितों के लिए भरण पोषण की राशि निश्चित करने के लिए अदालत किन कारणों को ध्यान रखती है? कर्जा चुकाता है करने के बाद मृतक की संपत्ति की कीमत, आश्रित के लिए वसीयत में बनाया गया कोई नियम, मृतक रिश्ते की डिग्री, आश्रित की उचित जरूरतें, आश्रितों की आय और अन्य संपत्ति, भरण पोषण मांग करने वाले उचित अधिकारों की संख्या। भरण पोषण मांग कहाँ केस दाखिल किया जाएगा? भरण पोषण मांग करने वाले क्षेत्रीय नागरिक न्यायिक मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ श्रेणी की अदालत में केस दाखिल किया जा सकता है। हिंदू विवाह कानून में 1955 में धारा 24 और 25 दी गई है। इसके तहत कौन पानेगरदारी होगा? पति पति से मांग कर सकता है। यानी हिंदू विवाह कानून जो है उसमें पति पत्नी दोनों को ही भरण पोषण की मांग का अधिकारी बना गया है। भरण पोषण राशि निश्चित रूप से अदालत किन कारणों को ध्यान रखती है? भरण पोषण देने का मांग करने वाले दोनों की आय जो है दोनों व्यवहार के मांग करने वाली आय जो है मांग दोनों की आय और संपत्तियों को करेगी, दोनों को व्यवहार की करेगी। केस से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा और भरण पोषण का आदेश बदला समाप्त किया जा सकता है यदि उसके हक में धारा 25 के अंतर्गत फैसला लिया गया है, वह दोबारा विवाह करता है या वह पत्नी की पति बर्ताव नहीं रह गई है, यदि वह पति के पक्ष है या पक्षपति है या उसने वैवाहिक जीवन के बाहर दूसरी स्त्री के साथ किया है, तो भरण पोषण मांग करने वाला अपना केस दायर कर सकता है। जहां जिला क्षेत्र अधिकार स्थानीय अधिकार की सीमा में विवाह हुआ है या प्रतिवादी रहा है या दोनों पक्ष साथ रहते हैं थे या जहां याचिकाकर्ता या याचिका प्रस्तुत करने के दिन रहित थी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून 2005 की धारा 20 में भी कौन प्राप्त कर सकता है? इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला या उसके बच्चे किससे प्राप्त करेंगे? वैश्य पुरुष से जिसके साथ पीड़ित महिला सहभागी घर में रही है या रहती थी। भरण पोषण की राशि निश्चित करने का अदालत किन कारणों को ध्यान में रखती है? भरण पोषण मांग करने वाले दोनों की आय, संपत्ति, दोनों के व्यवहार और केस की अन्य परिस्थितियां। भरण पोषण मांग करने वाला अपना केस कहाँ दायर कर सकता है? प्रथम वर्गीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो उसके क्षेत्र अधिकार में है, कार्यरत है, जहाँ पीड़ित अस्थायी रूप से रहती है या प्रतिवादी रहता है या जिस क्षेत्र में घरेलू हिंसा के आरोप दर्ज किए गए हैं। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के लिए संरक्षण कल्याण अधिनियम 2007 में कहाँ दाखिल किया जाएगा? जहाँ कानून के तहत भरण पोषण पाने का हकदार कौन है? वरिष्ठ नागरिक जिससे माता पिता या दादी दादी, वादी की याद से अधिक बच्चों को नाबालिग नहीं है या निसंतान वरिष्ठ नागरिक या उस रिश्तेदार जो नाबालिग नहीं है उसके कब्जे में वादी की संपत्ति या वादी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। इस अधिनियम के तहत कितनी भरण पोषण राशि दी जा सकती है? इस कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम धनराशि भरण पोषण 10,000 रुपये माह से अत्यधिक नहीं होगी। भरण पोषण निश्चित करने के लिए अदालत के कारणों का ध्यान रखेगी। भरण पोषण देने के आय और संपत्ति, दोनों के व्यवहार या केस की अन्य परिस्थितियाँ। भरण पोषण मांग करने वाला अपना केस कहाँ दायर कर सकता है? धारा 7 के अंतर्गत गठित भरण पोषण अधिकरण के पास, जिसका अध्यक्ष उपमंडल मजिस्ट्रेट होता है। आज के लिए बस इतना ही। रब के धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी जो वीडियो आपकी चल रही है उसके नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, उसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का साइन आता है उस पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय।